पालघर के भिवरी गांव में पिछले 2 दिनों से हो रही कहर की बारिश की वजह से आसपास काफी फीट पानी भर चुका था। रात के 11 बजे कृतिका अपने बंगले के ड्राइंग रूम की खिड़की में बैठी बाहर का खूबसूरत नजारा देख रही थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और कमरे में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कृतिका खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके पड़ोसी रितेश को मरे हुए आज पूरा हफ्ता हो चुका था, लेकिन अब भी बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कृतिका ने वाइन के ग्लास से एक बड़ा घूंट भरा। शिट, कृतिका खुद को संभाल। तभी उसका कुत्ता जान जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ जान? प्लीज चुप हो जाओ यार। लेकिन जान चुप नहीं हो रहा था। कृतिका ने देखा कि जान हॉल में लगे टीवी स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को देखकर भौंक रहा था। कृतिका ने टीवी स्क्रीन के पास आकर सीसीटीवी फुटेज को पास से देखा। गेट के बाहर तो कोई आदमी खड़ा है। जान, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट टू माय नोटिस। कृतिका ने देखा कि वो आदमी बिना हिले डुले बस उसके बंगले की तरफ अपना चेहरा किए खड़ा था। कृतिका ने अपना छाता उठाया। यहाँ पर इतनी रात, इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? कृतिका जान को साथ लेकर बंगले की बाउंड्री के पास गई। एक गमले के ऊपर खड़ी होकर कृतिका ने बाउंड्री वॉल के उस पार नजर मारी। गेट पर लगी हाइड्रोजन लाइट की रोशनी उस आदमी तक हल्की हल्की सी पहुंच रही थी। कृतिका को वो आदमी एक परछाई की तरह दिखाई दिया। उस आदमी की टांगें घुटनों तक बारिश के पानी में डूबी हुई थीं। रात के अंधेरे की वजह से कृतिका को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कृतिका का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। ए, कौन है मां? कौन है? कृतिका की आवाज सुन उस आदमी ने धीरे धीरे अपने कदम गेट की तरफ बढ़ाए। ए, कौन हो तुम? क्या काम है? बोलते क्यों नहीं? फिर एकाएक वो आदमी तेजी से गेट की तरफ दौड़ने लग गया। ए, रुको रुको रुको, भाग क्यों रहे हो? घबराकर कृतिका ने अपना छाता वहीं फेंक दिया और दौड़ते हुए जान के साथ घर के अंदर चली गई। उसने बंगले के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर दिया और हाँफते हुए दोबारा सीसीटीवी की फुटेज को देखने लग गई। वो आदमी अब गेट के बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो चला गया। जान, आई गेस ही इज गॉन। थैंक गॉड। लेकिन जब कृतिका की नजर स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर पड़ी तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। हाँ? ओह माय गॉड! वो आदमी गेट को लांघ चुका था। अब वो बंगले में डोर से सटकर खड़ा हुआ था। कृतिका और उस आदमी के बीच अब सिर्फ बंगले का दरवाजा ही था। घबराहट के मारे कृतिका का शरीर अब कांपने लग गया था। जान भी सिकुड़कर फर्श पर ही बैठ गया था। कृतिका ने अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। हमेशा की तरह फोन में नेटवर्क ना के बराबर था। तेज बारिश की वजह से लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन के पास आई। शिट! कृतिका ने देखा कि जहां उस आदमी का चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं बाहर लगी लाइट्स की रोशनी उस आदमी की गर्दन पर पड़ रही थी। उसकी गर्दन को गौर से देखते हुए कृतिका के हाथ पांव अब
ठंडे पड़ चुके थे। What the fuck? इसकी गर्दन पे तो पट्टी लगी हुई है, ठीक उसी जगह जहाँ पर रितेश ने चाकू फेर के खुद की जान ली थी। कहीं ये एकदम से कृतिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया। फिर देखते ही देखते वो उसी जगह बेहोश हो गई। कृतिका की आंख सुबह 5 बजे खुली। उसने खुद को अपने बेडरूम में अपने कंफर्टेबल बेड पर लेटे हुए पाया। उठने के कुछ पलों के बाद ही उसे गुजरी हुई खौफनाक रात याद आ गई। कृतिका एकदम से कंबल से बाहर आई और बेड के पास कमर पर हाथ रख बेड की तरफ देखने लग गई। वो बेहद डरी हुई थी। मैं यहाँ अपने बेड पर कैसे आई? मैं तो कल रात को हॉल में ही बेहोश हो गई थी। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? कृतिका ने बेड के पास बैठे जान को अपने हाथों में उठाया। जान, डार्लिंग, क्या वो आदमी घर के अंदर आया था? क्या उसने मुझे ड्राइंग रूम से उठाकर बेडरूम में लेटाया था? क्या वो इस वक्त घर में ही है? अगर है तो फिर कहाँ है? मुझे कोई तो हिंट दो जान। लेकिन जान की आंखों में भी सिर्फ घबराहट ही थी। कृतिका ने किचन से एक तेज चाकू लिया और फिर धीरे धीरे कर पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने बीती रात की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, सीसीटीवी फुटेज तो किसी ने डिलीट कर दी है। कृतिका को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आने वाला था। This means that bastard was inside the house. वो घर के अंदर आया और उसने मुझे बेहोशी की हालत में छुआ। कृतिका अपनी एसयूवी कार में बैठकर घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। उसके बंगले के ठीक बाहर इतना पानी भरा हुआ था कि गाड़ी के टायर उसमें पूरी तरह से डूब गए थे। कहीं गाड़ी बंद ना पड़ जाए। लेकिन जैसे तैसे कृतिका ने अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। घर से पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में भी जगह जगह पानी भरा हुआ था। जब कृतिका पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो उसने देखा कि चौकी के इर्द गिर्द भी 3-4 फीट पानी भरा हुआ था। गाड़ी आगे ले जाना सेफ नहीं होगा। कृतिका ने कार चौकी से कुछ दूरी पर रोक दी और कार से उतर गई। कृतिका ने देखा कि चौकी के बाहर खड़ा हवलदार उसे देखते हुए हाथ हिला रहा था। मैडम रुको, मैं आता है। उस हवलदार ने एक कश्ती को पानी में ढकेला और फिर उसमें बैठकर चप्पू चलाते हुए धीरे धीरे कृतिका के पास आ गया। आप ठीक हैं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। लगता है साला स्टैमिना बढ़ाने के लिए ना मुझे फिर से जिम जाना पड़ेगा। मैंने पिछले साल जिम ज्वाइन किया था, लेकिन वो जिम है ना इधर से 70 किलोमीटर दूर था। 2-2.5 घंटा जाने में, 2-2.5 घंटा आने में। देखिए, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। प्लीज मेरी रिपोर्ट लिखिए, इट्स अर्जेंट। हवलदार ने धीरे से मुड़कर चौकी की तरफ देखा। हाँ, रिपोर्ट लिखाने के लिए वापस वो चौकी पे जाना पड़ेगा ना मैडम, लेकिन वहाँ तक जाएंगे कैसे? अगर मैंने वापस फिर से चप्पू चलाया ना मैडम, मैं तो रास्ते में ही मर जाएगा। कृतिका अब नाव में बैठी चप्पू चला रही थी। हवलदार उसके सामने बैठा हुआ था। गोखले जी, गवर्नमेंट को बोलकर यहाँ का रास्ता पक्का क्यों नहीं करवा लेते?
रिपोर्ट लिखवाने वालों से पहले चप्पू चलवाना ये सही बात नहीं है। गवर्नमेंट क्यों मजाक करते हो मैडम? ये लोग 3 महीना साला मेरा पगार देना भूल जाते हैं। ये पण भूल जाते हैं कि बिवरी गांव में भी एक पुलिस चौकी भी है। सड़क पक्का करना तो बहुत दूर की बात है। चौकी पहुंचते ही हवलदार गोखले ने एक पुरानी सी कटोरी में कृतिका को पानी ऑफर किया। ये क्या है? पानी है मैडम। मैं ना छत से गिरता हुआ बारिश का पानी जमा करता है, एकदम नेचुरल। इसमें ना सब मिनरल्स रहता है मैडम। मेरी ये सेहत का राज भी यही नेचुरल पानी है मैडम। कृतिका एकटक गोखले की तरफ देख रही थी। नो थैंक्स, आप प्लीज जल्दी मेरी रिपोर्ट लिखिए। देखिए, कल रात मेरे घर के गेट के बाहर एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। तो उसमें क्या हो गया है? क्या हुआ? पहली बात तो ये कि इतनी तेज बारिश में इतने अंधेरे में कोई मेरे घर के आसपास क्यों आएगा? मेरा घर कोई ताजमहल तो है नहीं। और तो और मेरा बगल वाला घर भी रितेश के मरने के बाद से खाली पड़ा है। और मेन बात तो ये है कि वो आदमी मेरे घर के अंदर। कृतिका अपनी बात करते करते चुप हो गई। उसने देखा कि हवलदार गोखले ने खिड़की के बाहर हाथ निकाला और पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने लग गया। वो मेरा डाइट थोड़ा नेचुरल है, मतलब थोड़ा ग्रीन ग्रीन होने का। क्या है, मार्केट यहाँ से इतनी दूर पड़ता है ना, इसीलिए मैंने अपना सारा खाने पीने का बंदोबस्त जो है ना इधर ही कर लिया है। हवलदार की अजीब अजीब हरकतें देखकर कृतिका की परेशानी बढ़ रही थी। यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? नहीं मैडम, इधर मेरे अलावा कोई और नहीं है। हाँ, एक इंस्पेक्टर है जो महीने में 1-2 बार इधर का राउंड मार के जाता है। वो फुटेज डिलीट हो गई। उसी आदमी ने डिलीट कर दी होगी। देखा मैडम, सेम रितेश साहब जैसी बातें कर रहे हो आप। अब मेरा बात अच्छे से सुनो। ये बात सेम टू सेम मैंने रितेश साहब को भी बोला, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये गांव छोड़ के चले जाओ मैडम, ये जगह में कुछ गड़बड़ है। थैंक्स फॉर द एडवाइस, लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा कोई और जगह है ही नहीं। जब कृतिका पुलिस चौकी से बाहर निकली तो उसने देखा कि दूर खड़ी उसकी गाड़ी में एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी तो लॉक्ड है। कृतिका दौड़कर चौकी के अंदर आई।
गोखले जी, वो मेरी गाड़ी कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज स्टॉप हिम, जल्दी कीजिए। हवलदार गोखले दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने कृतिका की गाड़ी पर नजर मारी। फिर हवलदार ने परेशान आंखों से कृतिका की तरफ देखा। मैडम, आपकी गाड़ी में कोई नहीं है तो मैं रोकूं किसको? अरे वो देखो गोखले जी, ध्यान से देखो, ड्राइवर सीट पर वो आदमी काले रंग की शर्ट पहने बैठा तो हुआ है। उसे जाकर जल्दी पकड़िए। हवलदार ने अपने मोबाइल से कृतिका की कार की फोटो निकाली और कृतिका को दिखाई। कृतिका फोटो को देखते हुए 2 कदम पीछे चली गई और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। हाउ इज दिस पॉसिबल? कृतिका तेज रफ्तार से कार चलाती हुई भिवरी गांव से बाहर आ चुकी थी। हाईवे पर चलती उसकी गाड़ी की विंडस्क्रीन को तेज बरसात की बूंदें एक तरह से सफेद कर चुकी थी। कृतिका ने कार के ब्लूटूथ से एक फोन कॉल लगाया। हेलो। हेलो, देखिए भाई साहब, गूगल मैप्स के हिसाब से मुझे आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचने में अभी 1 घंटा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी दूर आपके पास पहुंचूं और आप अपनी कहीं बात से मुंह कर जाएं। I mean, मैं आपको जानती तक नहीं, बस इंटरनेट से आपका नंबर लेकर आपको कांटेक्ट किया है। मैडम, इल्लीगल गन्स बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। ये तो मैं एक हिसाब से आप जैसे जरूरतमंद औरतों के लिए सोशल सर्विस का काम कर रहा हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया, आपको गन चाहिए क्यों? लेट्स जस्ट से दैट अगर मुझे गन नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। आई गेट इट। आप बेफिक्र होकर यहाँ आ जाइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। वो एड्रेस भिवरी गांव से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर तलका नाम के एक छोटे से शहर में था। कृतिका ये देखकर हैरान रह गई कि एड्रेस एक गिफ्ट शॉप का था। कृतिका उस शॉप के अंदर आई। उसने देखा कि छोटी सी उस दुकान के काउंटर पर एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसने सिर पर बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। आर यू मिस्टर दिनेश शर्मा? दिनेश ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। दिनेश ने कृतिका को बैठने के लिए एक कुर्सी दी। फिर उसने दुकान का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसके बाद काउंटर के निचले हिस्से में बने एक ड्रॉर का लॉक खोला और उसमें से एक पिस्टल निकालकर कृतिका को दे दी। .32 ACP पिस्टल, सेमी ऑटोमेटिक। इसका मार्केट प्राइस 1,40,000 रुपए है। आप 80,000 दे दीजिए। कृतिका ने दिनेश को कैश में पैसे दिए और गन अपने हाथ में ले ली। इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिएगा मैडम, और अगर कोई इल्लीगल झमेले में फंस गई ना तो याद रखिएगा, आप मुझसे कभी मिली ही नहीं। अंडरस्टूड, बट विल दिस किल अ मैन? यस मैडम, क्लोज डिस्टेंस में तो एक ही गोली काफी होती है, लेकिन एक बुलेट से बेहतर है कि 2 चला दो, जस्ट टू बी सेफ। वैसे इससे सिर्फ इंसान मरते हैं, भूत प्रेत पे काम नहीं करती है। ये सुन कृतिका हैरान सी रह गई। हाँ, भूत प्रेत? व्हाट डू यू मीन? एक्सपीरियंस। इस इलाके के आसपास के लोगों को इंसानों से कम और ऐसी चीजों से ज्यादा खतरा रहता है जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कि आपके पड़ोसी लेट मिस्टर रितेश ठाकुर, वो भी मेरे पास यहाँ एक गन खरीदने के लिए आए थे। हाँ? आपको कैसे पता कि रितेश मेरा पड़ोसी था? जब रितेश की डेथ की न्यूज लोकल पेपर में छपी थी तो आपका भी तो नाम साथ में छपा था। खैर, जब वो यहाँ आया था मैं तभी जान गया था कि वो एक दिमागी मरीज है। वो किसी ऐसी औरत से बात कर रहा था जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। जाहिर सी बात है, मैंने उसे गन देने से साफ इनकार कर दिया था। आई होप आपका केस डिफरेंट है।
यस, मेरा केस जेन्युइन है, मैं किसी इमेजिनेशन की शिकार नहीं हूँ। एंड थैंक्स फॉर द गन। शाम के 8 बज चुके थे। कृतिका ने बंगले के सारे खिड़की दरवाजे एक बार फिर से चेक किए। फिर उसने हाथ में वाइन का ग्लास लिया और दूसरे हाथ में एक नॉवल उठा ली। कृतिका की एक नजर लगातार सीसीटीवी फुटेज पर बनी हुई थी। ना चाहते हुए भी उसे बीती हुई रात उस अनजान आदमी का ख्याल बार बार डरा रहा था। उसने पास में पड़ी हुई अपनी पिस्टल को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का एहसास हुआ। तभी यकायक उसकी नजर बंगले के गैराज की सीसीटीवी फुटेज पर गई। उसने देखा कि उसकी कार में एक आदमी बैठा हुआ था। ओह नो, नॉट अगेन। कृतिका ने धड़कते दिल से पिस्टल उठा लिया। उसने पिस्टल तो उठा लिया, लेकिन उसे चलाने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रही थी। कम ऑन कृतिका, जस्ट डू इट, किल द बास्टर्ड। लेकिन इतने में वो आदमी कार से बाहर निकल गया और बंगले की बाउंड्री वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। इसके बाद कृतिका ने सीसीटीवी फुटेज में जो देखा वो देखकर उसके हाथों से पिस्टल छूटकर नीचे गिर गई। कृतिका ने देखा कि वो आदमी चलते चलते सीधा बंगले की बाउंड्री वॉल के आर पार निकल गया था। ये देख कृतिका अपने मुंह पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। उसकी सांस तेज हो चुकी थी और उसका सर चकरा रहा था। दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दिस इज अ घोस्ट। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब कहीं भी सेफ नहीं है, अपने घर की चार दीवारी के अंदर भी नहीं। वो दौड़ती हुई जान के साथ अपने बेडरूम में गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसने ड्रॉर में से एक एंटी एंजाइटी की टेबलेट निकाली और उसे पानी के साथ पी गई। तभी उसकी नजर ड्रॉर में पड़े एक कागज पर गई। उस कागज में कुछ लिखा हुआ था। कृतिका ने गौर से उस कागज को देखा। ये तो खून से लिखा हुआ लेटर है। शिट, ये यहाँ कैसे आया? कृतिका ने वो लेटर पढ़ा। I still love सुप्रिया। कृतिका एकटक उस लेटर को देखती रही और फिर वो फूट फूट कर रोने लग गई। Oh God, what is happening? रितेश, क्या ये तुम हो? लेकिन फिर कृतिका पर उस टैबलेट का असर होने लग गया और देखते ही देखते वो अपने बिस्तर में एक गहरी नींद सो गई। सुबह के 8 बजे के करीब कृतिका किचन में खुद के लिए नाश्ता बना रही थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार कल रात के उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। उसने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर एक कॉल लगाई। हेलो, डॉक्टर संघवी, हाउ आर यू? I'm fine, Dr. Kritika. Nice to hear from you. How are you? I'm doing fine too. मुझे आपसे एक ओपिनियन लेना था। मेरा एक पेशेंट है, उसे कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मुझे लगता है कि असलियत में नहीं है। आपने उसे कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं? क्लोनाज़ेपैम 20 mg दिन में 2 बार, लेकिन मुझे शक है कि वो पेशेंट मेडिसिन दिन में 3-4 बार भी लेता है। कृतिका, अगर वो मेडिसिन अब्यूज कर रहा है तो हैलुसिनेशन पॉसिबल है। ये सुन कृतिका के हाथ पैर कांपने लग गए थे। उसे एकदम से ख्याल आया कि वो डॉक्टर सांघवी को सब कुछ बता दे कि वो किसी और पेशेंट के बारे में नहीं बल्कि खुद अपने बारे में बात कर रही थी।
लेकिन वो ये बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं भी यही सोच रही थी कि हेलुसिनेशंस ही होंगे और क्या हो सकता है। तुम तो जानती ही हो कि ये टैबलेट्स कुछ टाइम के लिए ठीक होती हैं, लेकिन पक्के इलाज के लिए कुछ और स्ट्रैटेजीज भी ट्राई करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अपने उस पेशेंट से एक्सपोजर थेरेपी करवाओ। जिस चीज से उसे डर लगता है उसी चीज का सामना करवाओ उससे। कृतिका ने लंबी आह भरी। हाँ, मुझे लगता है कि उसके लिए अपने डर का सामना करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर संघवी। फोन काटते ही कृतिका एक गहरी सोच में चली गई। डर का सामना, मैं अपने डर का सामना अकेले तो नहीं कर पाऊंगी। आई नीड हेल्प। कृतिका ने अपने कॉन्टैक्ट्स में से एक नंबर ढूंढ निकाला और फिर उस नंबर पर कॉल लगाई। सुप्रिया, हाय, दिस इज कृतिका। एक्चुअली मैं वो रितेश की नेबर हूँ। उसके मरने के बाद इंस्पेक्टर ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। कृतिका ने पिछले 2-3 दिनों में जो जो उसके साथ हुआ वो सब सुप्रिया को बताया। What? This is shocking, कृतिका। मतलब एक स्ट्रेंजर आदमी जब मन करे तुम्हारे घर आ जा रहा है, उसका चलकर दीवार से आर पार हो जाना और वो खून से लिखा हुआ खत तुम्हारे बेडरूम में मिलना। I mean, these all things are really unbelievable. यस सुप्रिया, और कल रात उस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार यहाँ आना चाहिए सुप्रिया, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं आई तो शायद मैं यहीं मर जाऊंगी। First of all, listen to me, कृतिका. Please don't cry. I understand your situation. लेकिन वहाँ आने के बारे में I'm not very sure. क्या है कि मेरे हस्बैंड आरव को ये सारी बातें सुपरनैचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं उनसे बात करती हूँ। I'll let you know what he says. या ओके सुप्रिया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि रितेश की स्पिरिट बेचैन है। अगर तुम यहाँ आ पाओ और हम किसी तरह उसे कम्युनिकेट कर पाएँ तो हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ये सुनने में अजीब और फिल्मी लगता है, लेकिन आई थिंक वी हैव टू ट्राई दिस। आई अंडरस्टैंड कृतिका। मैं आरव को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस। दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश रुक चुकी थी और धूप निकल आई थी। कृतिका अपने बंगले के स्विमिंग पूल के पास बैठी लगातार रितेश के घर की तरफ देख रही थी। कृतिका, एक बार तो रितेश के घर के अंदर जाकर चेक करना बनता है। कम ऑन, यू कैन डू इट। कृतिका ने अपनी पिस्टल जीन्स की जेब में डाली और रितेश के घर की तरफ चल दी। उसने रितेश के घर का गेट खोला। उसके शरीर की मांसपेशियां दर्द से स्टिफ हो चुकी थीं। जहां एक तरफ उसका दिल उसे हिम्मत दिखाने को कह रहा था, वहीं उसी दिल का एक दूसरा हिस्सा भी था जो उससे कह रहा था कि रुक जाओ, आगे बेहद खतरा है, जिसकी वजह से वो कभी इस घर से जिंदा नहीं लौटेगी। कृतिका ने आगे बढ़ने का फैसला किया। घर खोलते ही कृतिका ने देखा कि रितेश के घर के बाहर काफी हद तक पानी भरा हुआ था। पूरे लॉन में काफी ऊंची घास भी उगी हुई थी। कृतिका ने अपनी पैंट ऊपर घुटनों तक चढ़ा ली और एक लकड़ी से घास को एक तरफ करती हुई रितेश के घर की तरफ बढ़ने लग गई। घर के पास आकर उसने देखा कि तिरपाल से ढकी हुई बालकनी में जाले लगे हुए थे। कृतिका ने बालकनी में कदम रखा। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कृतिका ने कांच की खिड़की से घर के अंदर झांक कर देखा। अंदर कई जगह से छत टपक रही थी, जिससे कि फर्श पर
पानी फैला हुआ था। कृतिका ने एक गहरी आह भरी और वापस जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। ये सुन जैसे कृतिका के पैर जमीन में ही जम गए। वो फिर से कश्मकश में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिल उसे यहां से भाग जाने को कह रहा था, लेकिन दूसरी ही तरफ वो कह रहा था एक बार पीछे मुड़कर देख ले। कृतिका, टर्न अराउंड। हो सकता है तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे अभी मिल जाए। कृतिका ने मुड़कर खिड़की के अंदर देखने का फैसला किया। कहीं उसके मुंह से चीख ना निकल जाए, इसीलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कृतिका ने देखा कि हॉल और बेडरूम के बीच बने पैसेज में एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। फिर देखते ही देखते जिस आदमी की वो परछाई थी वो सामने आकर खड़ा हो गया। डर के मारे कृतिका की कांपती टांगें जवाब दे रही थी। उसने खिड़की के दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। जब वो आदमी थोड़ा और आगे आया तो खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। ओह माय गॉड, ये तो रितेश है। दोपहर के 3 बज चुके थे। रितेश के घर की बालकनी में खड़ी कृतिका खिड़की से घर के अंदर झांक रही थी। उसे घर के अंदर एक आदमी दिखाई दिया। कृतिका की डर के मारे टांगें कांपने लग गईं, लेकिन उसने उस आदमी को ठीक से देखने का इरादा बना लिया था। जब वो आदमी थोड़ा और आगे आया तो खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। माय गॉड, ये तो रितेश है। तभी न चाहते हुए भी कृतिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। रितेश की नजरें कृतिका से मिली। कृतिका ने आओ देखा ना ताओ और वो वहां से दौड़ गई, लेकिन घर के बाहर जमा हुए कीचड़ और लंबी घास में तेज भागना एक तरह से नामुमकिन था। दौड़ती हुई कृतिका कई बार गिरी। उसके पूरे शरीर और चेहरे पर कीचड़ बुरी तरह से लगा हुआ था, लेकिन कृतिका जानती थी कि वो किसी भी हालत में रुक नहीं सकती। वो सीधा अपने घर के बाथरूम में गई और कपड़े निकालकर शार के नीचे खड़ी हो गई। नहाते हुए वो फूट फूट कर रोने लग गई थी। Oh God, how is this possible? जब कृतिका नहाकर बाहर आई तो उसने अपना मुरझाया हुआ चेहरा और लाल आंखें आईने में देखी। I can't live here anymore. मैं यहाँ अकेले रही तो मर जाऊंगी। जान को साथ लेकर कृतिका कार में बैठकर भिवरी गांव से रवाना हो गई। वो अपने बंगले से 70 किलोमीटर की दूरी पर फिर से तलखा शहर पहुंच गई थी, जहां से उसने अपनी गन खरीदी थी। तभी कृतिका को एक ख्याल आया और उसने स्टीयरिंग व्हील पर एक मुक्का दे मारा। Damn it. पिस्टल तो रितेश के घर के बाहर ही गिर गई थी। कृतिका ने वहां एक 3 स्टार होटल में कमरा बुक किया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। सोने से पहले कृतिका ने होटल रूम के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए। और फिर नींद की 2 गोलियां खाकर गहरी नींद सो गई। कृतिका की आंख सुबह 11 बजे फोन की रिंग बजने से खुली।
उसने देखा कि कॉल सुप्रिया की थी। हाय सुप्रिया, हाँ टेल मी। ओके कृतिका, एक्चुअली तुमसे बात करने के बाद मैंने आरव से बात की। पहले तो वो नहीं मान रहा था, बट समहाउ आई मैनेज टू कन्विंस हिम, और हमने एक दिन के लिए भिवरी आने का फैसला किया है। सिर्फ एक दिन? I mean, that's good to hear. I personally believe तुम्हारे यहाँ आने से चीजें बेटर हो सकती हैं। या आई होप सो। अच्छा कृतिका, हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। शाम के 7-8 बजे तक तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। इज इट ओके हम आज रात तुम्हारे घर ठहर जाएं? हम कल दोपहर को ही वापस चले जाएंगे। सुप्रिया, आप लोग जितने दिन चाहो मेरे घर रह सकते हो। एक्चुअली ये जो कुछ हो रहा है, मैं ऐसे में अकेले नहीं रहना चाहती। खैर, एनीवे, सी यू गाइस इन द इवनिंग। कृतिका ने फोन काटा और एक राहत की सांस ली। थैंक यू गॉड, थैंक यू। करीबन शाम के 6 बजे कृतिका ने होटल से चेकआउट कर लिया और अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 7:30 बज चुके थे। अंधेरा हो चुका था और बारिश भी जोर शोर से हो रही थी। घर के मेन गेट के सामने कार में बैठी कृतिका बाहर निकलकर गेट खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कृतिका ने अपने पर्स से एक एंटी एंजाइटी की टैबलेट निकाली और उसे खा गई। करीबन 15 मिनट बाद जब टैबलेट का असर होना शुरू हो गया और कृतिका ने खुद को थोड़ा सा रिलैक्स पाया, तब जाकर वो गेट खोलने के लिए कार से बाहर निकली। उसने खुद से वादा किया था कि वो सामने गेट के अलावा और कहीं नहीं दिखेगी। कृतिका, कुछ भी हो जाए, तू रितेश के घर की तरफ नहीं देखेगी। एक हाथ में छाता लिए उसने दूसरे हाथ से जैसे तैसे गेट का लॉक खोला ही था कि एक तेज रोशनी उस पर आ पड़ी। कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर गेट से सटकर वहीं नीचे बैठ गई। गो अवे, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, प्लीज। तभी उसे खुद से कुछ फीट की दूरी पर एक आवाज आई। हे हे हे, इट्स ओके कृतिका। हे, आर यू ऑल राइट? कृतिका ने अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए। सुप्रिया, सुप्रिया, इट्स यू। थैंक गॉड, थैंक गॉड। इतना कहते ही कृतिका सुप्रिया को गले लगाकर जोर जोर से रोने लग गई। थैंक गॉड यू आर हियर, आई वाज सो स्कैर्ड। अगले 1 घंटे में कृतिका सुप्रिया और उसके हस्बैंड आरव के साथ ड्राइंग रूम में बैठी डिनर कर रही थी। Guys, I'm sorry about my meltdown earlier. I hope you understand कि जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मेरा पैनिक होना बनता भी है। Yeah, please don't worry about it. I understand this. कृतिका ने सुप्रिया को गौर से देखा। सुप्रिया की उम्र 32-33 साल के आसपास की थी। उसका फिगर काफी स्लिम था और उसने एक लंबा फ्लोरल प्रिंट वाला ड्रेस पहना हुआ था। उसके लंबे सुनहरे बाल ठीक उसकी कमर के ऊपर आकर खत्म हो जाते थे। वहीं उसका हस्बैंड आरव भी बिल्कुल फिट और हैंडसम था। उसने एक टाइट फिटिंग टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में नीले रंग की जीन्स। आरव ने मुस्कुराते हुए सुप्रिया का हाथ पकड़ा। कृतिका, एक्चुअली यहाँ आने का डिसीजन हम दोनों के लिए आसान नहीं था। सुप्रिया के लिए ये बात डाइजेस्ट करना कि एक क्लासमेट ने अपनी पूरी लाइफ ये इमेजिन करते हुए निकाल दी कि सुप्रिया उसकी वाइफ है और उसके साथ रहती है, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड ऑनेस्टली एज अ हस्बैंड मेरे लिए भी ये सब काफ़ी ऑकवर्ड था, इसलिए इनिशियली हम इस मामले से दूर रहना चाहते थे। कृतिका ने मुस्कुराते हुए एक
लंबी आह भरी। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी। कल शाम को मैं रितेश के घर गई थी, यू नो, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वहाँ मैंने उसे देखा। उससे? किससे देखा? उसी अनजान आदमी को? यस, आई मीन नो, मेरा मतलब है कि कृतिका, खुल के बात करो। आई वोंट जज यू, आई प्रॉमिस। मैंने रितेश के घर में कल रितेश को देखा। वो अब भी उसी घर में रहता है, इसलिए मैंने डर के मारे कल की रात एक होटल में बिताई। ये सुन सुप्रिया और आरव एक दूसरे को हैरानी से देखने लग गए। तभी आरव की हंसी छूट गई। Oh, I'm sorry कृतिका, I didn't mean to laugh. Actually, क्या है ना कि मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक्टर बनने के पहले ना मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो मेरा दिमाग बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचता है। आई कांट हेल्प इट। What do you think, आरव? मैं खुद साइंस में बिलीव करती हूँ। I'm a bloody psychiatrist, for God's sake. But you have to believe me, मैं रितेश की तरह हेलुसिनेट नहीं कर रही। आरव प्लीज, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड हियर। कृतिका, मैं तुम्हें कंप्लीटली बिलीव करती हूँ। आरव कुछ दूर लगे स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। कृतिका, यू रियली आर अ ब्रेव गर्ल। आई मीन, मैं ये सब सुपरनैचुरल चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन ऑनेस्टली मैं भी सुनसान इलाके में अकेला नहीं रह सकता। और तुम घर तो कहीं भी ले सकती थी, तो यहां पर क्यों? आई मीन, यहाँ आसपास जंगल के अलावा है क्या? पीस ऑफ माइंड। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ मिलकर यहाँ लैंड लिया था। वी वर गेटिंग अ वेरी गुड डील देन। दिन में देखना, दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। आई मीन, दिस प्लेस वाज ओके, बट यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने क्यों नहीं चली जाती? आई एम एन ऑर्फन। आई हैव नो फैमिली, नो अदर हाउसेस। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहते थे। फिर मेरे हस्बैंड ऑल्सो पास्ड अवे। हमारा वही घर बेच के आई पेड ऑफ अ फ्यू लोन्स। आई हैव नो किड्स, नो अदर रिलेटिव्स। कुल मिलाकर यही घर है जो मेरा है। तुम्हारे हस्बैंड की साइड की फैमिली में तो कोई होगा ना? है ना, बट माई हस्बैंड हैड कमिटेड सुसाइड। वो डिप्रेशन में थे। मेरे इन-लॉज को लगता है कि मेरे हस्बैंड के मरने के पीछे मेरा हाथ था, एंड दे हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी। केस तो मैं जीत गई थी, बट आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद देम। दैट्स दैट। सुप्रिया ने आरव की तरफ देखा। उसे आरव की आंखों में कृतिका के लिए शक साफ दिखाई दे रहा था। सुप्रिया ने माहौल बदलने के लिए कृतिका के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। आई एम सॉरी कृतिका, यू हैव हैड अ टफ लाइफ, बट तुम बहुत स्ट्रांग हो, ट्रूली एन इंस्पिरेशन। लेकिन मैं एक बात ज़रूर सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। मैंने अपने लिए एक गन खरीदी थी, लेकिन कल वो हड़बड़ाहट में रितेश के घर के बाहर ही कहीं गिर गई, और ऑनेस्टली दोबारा वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं अभी जाके ले आता हूँ। बिग डील। अभी? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आई मीन, तुम्हें जाना ही है तो तुम कल सुबह दिन के उजाले में भी जा सकते हो। ओह, डोंट वरी। रात के 10 बजे आरव हाथ में एक टॉर्च लिए रितेश के घर जाने के लिए निकल गया। जब वो कृतिका के बंगले के गेट पर पहुंचा तो सुप्रिया ने उसे आवाज लगाई। ओके आरव, जस्ट वेट। मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सुप्रिया ने कृतिका की तरफ देखा। गाइस, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप लोग वहाँ सुबह भी जा सकते हो। आरव ने खुद के चेहरे पर टॉर्च मारी। तुम सही कह रही हो कृतिका, मैं यानी रितेश अपने घर तुम सबका इंतजार कर रहा हूँ। तुम सब लोगों को देखते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। सॉरी, आई कुडंट रेजिस्ट इट। आरव यार,
This is not funny. सॉरी कृतिका, अगेन आई वाज जस्ट किडिंग। देखो कृतिका, मैं इस काले अंधेरे में इसीलिए तो रितेश के घर जा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकूं कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। ये सब हमारे मन का वहम होता है और कुछ नहीं। चलो सुप्रिया, लेट्स गो। फिर आरव और सुप्रिया हाथ में छाता और टॉर्च लिए रितेश के घर की तरफ बढ़ गए। आरव ने रितेश के घर का गेट खोला। कृतिका उन्हें अपने बंगले की लॉन की दीवार के पास खड़े होकर देख रही थी। उन्हें देखते हुए कृतिका के शरीर में कपकपी छूट रही थी। Oh God, keep them safe. कृतिका ने देखा वो दोनों लंबी घास को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी कृतिका ने देखा कि रितेश के घर के मेन गेट के पास एक बड़े से आम के झाड़ की ब्रांचेस पर कुछ हलचल हो रही थी। गौर से देखने पर कृतिका को उस पेड़ की टहनियों में एक चेहरा दिखाई दिया। ये देख कृतिका की सांसें एकदम से फूल गईं। आरव, सुप्रिया, कम बैक, कोई है वहां पर। बिना पीछे मुड़े एक जोरदार चीख मारी। आरव, वो मेरे पीछे खड़ा है। हेल्प मी, हेल्प मी। आरव और सुप्रिया अब कृतिका के घर की बाउंड्री वॉल के काफी करीब आ चुके थे। कृतिका, लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है, क्या कह रही हो यार? कृतिका एकदम से अपने पीछे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से मुड़ पाती, उसे अपने सर पर एक जोरदार चोट का एहसास हुआ और वो वहीं ढेर हो गई। कृतिका की आंख जब खुली तो वो अपने बिस्तर में थी। उठते ही उसे सर के पिछले हिस्से में जोरदार दर्द हुआ। उसने दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर मारी। सुबह के 7 बज रहे थे। तभी सुप्रिया और आरव कमरे में आए। कृतिका, तुम उठ गई? आर यू फीलिंग ओके नाउ? नो सुप्रिया, आई एम नॉट ओके। कल आप लोगों के सामने ही तो मेरे सर पे अटैक हुआ था। आई एम इन लॉट ऑफ पेन। कृतिका ने ड्रॉर खोला और अपने टैबलेट्स के बॉक्स में से एक पेन किलर खा ली।
कल जो हुआ वो बहुत वियर्ड था कृतिका। हमने किसी को तुम पर अटैक करते हुए नहीं देखा। आई मीन नो वन वाज देयर। आर यू सीरियस? और मेरे सर पे लगी ये चोट, यहाँ टच करके देखो, इतना बड़ा बम्प आ गया है। क्या ये भी झूठ है? कृतिका, आई ट्रस्ट यू, डोंट गेट मी रॉन्ग। तुम्हारे सर पर लगी चोट को मैंने भी छुआ है एंड इट्स रियल। इट्स अ प्रूफ दैट कल तुम पर हमला हुआ था। कम ऑन गाइस। सुप्रिया, कृतिका के सर पे चोट नीचे गिरने की वजह से लगी है। तुम सच क्यों नहीं बोल रही? आरव, आर यू सेइंग मैं झूठ बोल रही हूँ? कृतिका, आर यू सेइंग कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? Oh my God, relax, both of you. आप दोनों ये बात क्यों नहीं कंसिडर करते हो कि हो सकता है कि हम सभी सच बोल रहे हो? What do you mean? I mean, I believe you कि यहाँ कोई है, something, I mean someone, कोई supernatural entity presence. शायद रितेश, I don't know, लेकिन ये presence सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है कृतिका, किसी और को नहीं। Possible. आरव ने चिढ़ते हुए अपने सर पे हाथ फेरा। आई कांट बिलीव कि तुम ये सारी बातें बोल रहे हो। आप दोनों एजुकेटेड हो, राइट? हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दिस? ओके, तुम्हें एविडेंस चाहिए ना आरव? मैं तुम्हें एविडेंस देती हूँ। लॉन में जिस जगह पर मुझ पर कल अटैक हुआ वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फुटेज सब क्लियर कर देगी। कृतिका, आरव और सुप्रिया हॉल में बैठे थे। कृतिका ने अपने लैपटॉप में बीते हुए दिन की सीसीटीवी फुटेज चलाई। ये देखो, यहाँ आरव, तुम और सुप्रिया मेरे घर के गेट से बाहर निकले और मैं यहाँ बाउंड्री वॉल के पास खड़ी हूँ। सुप्रिया और आरव दोनों लैपटॉप के और करीब आ गए। राइट? कृतिका ने फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया और फिर तीसरे मिनट पर लाकर प्ले कर दिया। ये देखो, मैं यहाँ अपने हाथ हिलाकर आप दोनों की अटेंशन अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कि अब किसी भी वक्त कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। तीनों फुटेज को गौर से देखते रहे, लेकिन उन्हें वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ और सेकंड्स बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि कृतिका ने जोर से अपने सर को पकड़ा और फिर एकदम से वहीं ढेर हो गई। उसके पीछे ना कोई खड़ा था और ना ही किसी ने उस पर हमला किया था। कृतिका ने रिवाइंड कर फिर से उस फुटेज को देखा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो एकटक सुप्रिया को देख रही थी। कृतिका, लिसन टू मी, डोंट फील बैड। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तुम गलत नहीं हो। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो रितेश ही है। आरव ने अपना सर गुस्से में पकड़ लिया। सुप्रिया, आई कांट बिलीव यू। तुम कृतिका को कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। इस फुटेज से ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए कि कृतिका सच नहीं बोल रही, वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आरव? What are you saying? I'm sorry. मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें लग रहा है तुम किसी को देख रही हो, मगर रियलिटी में कोई नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल है। ये मत भूलो कि मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट हूं। अगर कुछ होता तो खुद मुझे को एनालाइज करो कृतिका। आई इंसिस्ट। अगर तुम खुद को शांत करके लॉजिकली सोचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम भी उसी डायरेक्शन में जा रही हो जहां रितेश चला गया था। सुप्रिया, लेट्स गो। अभी यहां हमारा और कोई काम नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुक रही हूं। आर यू सीरियस? ये सुन कृतिका के चेहरे पर एक राहत सी आ गई। देखो आरव, आई डोंट नो कि तुम ये बात समझ सकते हो कि नहीं, लेकिन रितेश हमारा क्लासमेट था। कई बार उससे मेरी बात हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था। I mean, अपनी पूरी लाइफ उसने एक तरह से मुझे डेडिकेट कर दी थी। शायद वो मुझसे बात करने में शर्माता था या शायद डरता था, आई डोंट नो, लेकिन सच तो यही है कि मेरे प्यार की वजह से ही उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए। तुम कहना क्या चाहती हो सुप्रिया?
आरव, इन अ वे रितेश की मौत मेरी वजह से हुई है और अब उसकी आत्मा भटक रही है। वो बेचैन है। मुझे लगता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे कुछ दिन रितेश के घर रहना होगा। ये सुन आरव का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसने दीवार पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। आत्मा, बेचैन आत्मा। What the fuck सुप्रिया? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दोपहर के 12 बज रहे थे। आरव ने रितेश के घर के दरवाजे की कड़ी को खोला। Are you sure, सुप्रिया? हाँ आरव, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैं 1 हफ्ते अकेले इस घर में रहूंगी, रितेश से खूब सारी बातें करूंगी, वो सारी बातें जो वो मुझसे सुनना चाहता था। आरव ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और रितेश के घर के अंदर चला गया। सुप्रिया ने कृतिका का हाथ और कस के पकड़ लिया। घबराओ मत कृतिका, I'll be fine। ये सब खत्म करने के लिए मुझे रितेश से दोस्ती करनी ही होगी। I guess that's the only solution। कृतिका के शरीर में फिर से कपकपी छिड़ चुकी थी। आई होप तुम्हारे यहाँ रहने से ये डरावना फेज मेरी लाइफ से हमारी लाइफ से खत्म हो जाएगा। सुप्रिया, यू आर वेरी स्ट्रांग। इतने में आरव पूरे घर का चक्कर लगाकर वापस ड्राइंग रूम में आ चुका था। ऑल सेफ। घर में ना ही कोई आदमी है, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई भूत। आरव ने सुप्रिया का सूटकेस और एक शॉपिंग बैग हॉल में रखा। मैडम जी, ये रहा आपका सूटकेस। इसमें कृतिका से लिए हुए कुछ कपड़े हैं, आपका ब्रश, नहाने के लिए साबुन वगैरह वगैरह। और ये शॉपिंग बैग में हफ्ते भर की सब्जी, तरकारी और थोड़ा बहुत राशन है। लकीली किचन में गैस सिलेंडर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, मतलब आप पूरी तरह सेट हैं। आई होप कि आपका हमारे इस हॉन्टेड हाउस में स्टे प्लेजेंट रहे। थैंक यू। चलो कृतिका, लेट्स गो। शाम के 7 बज रहे थे। कृतिका खुद के और आरव के लिए कॉफी लेकर आई। उसने देखा कि आरव हंस रहा था। क्या हुआ? अकेले बैठे हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं। मेरी बीवी एक मरे हुए आदमी के घर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां रह रही है। हंसू नहीं तो और क्या करूं, वो भी पागल हो गई है। भी मतलब कुछ नहीं यार, छोड़ो। कृतिका, सारे काम धंधे छोड़कर किन कामों में फंसा दिया यार तुमने। अभी अगर मुझे यहाँ 1 हफ्ता रुकना है तो तुम्हें मेरे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। आई वांट अ पार्टी एवरी इवनिंग। डील? पार्टी? तुम्हें पता है सुप्रिया कितना बड़ा रिस्क लेकर उस घर में अकेली रह रही है? मुझे तो उसकी फिक्र सताए जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, और हो भी नहीं सकता है। अरे उसे हर्ट करने के लिए उस घर में कोई होना भी तो चाहिए ना। तुम्हें मुझ पर शक है ना? यू थिंक मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ और मेरा कोई एजेंडा है। जब मैंने मेरे इन-लॉज के बारे में बात की तो तुम्हारी आंखों में मैंने मेरे लिए शक साफ पढ़ लिया था। कृतिका, मैं हमेशा ऑनेस्टली बात करता हूं। देखो, सच तो ये है कि यहां पर आने से पहले मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता था, और तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के बाद मेरा शक करना तो बनता है। आई जस्ट यूज कॉमन सेंस। बट अभी मुझे लगता है कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं है। आई थिंक वी कैन बी फ्रेंड्स। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कॉफी की एक सिप ली। उसका और आरव का आई कांटेक्ट कुछ सेकंड्स के लिए बना रहा और फिर कृतिका ने अपनी नजरें झुका ली। तुम वर्कआउट करते हो? जिम या फ्री हैंड? मेनली वेट्स एंड स्विमिंग। आई हैव एब्स टू। देखोगी? जब स्विमिंग करोगे तब देख ही लूंगी। आरव और कृतिका एक दूसरे को काफी सेकंड्स तक देखते रहे। फिर कृतिका उठ खड़ी हुई। मैं डिनर बनाती हूँ। आई बी राइट बैक। कृतिका के जाते ही आरव ने एक लंबी सांस ली। शी इज सो हॉट मैन।
And I think she likes you too, Arav. सुप्रिया ने अपना मोबाइल बेडरूम के पास वाले डेस्क पर एक स्टैंड पर लगाया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर वो बेड पर आकर बैठ गई और उसने मोबाइल की तरफ देखते हुए अपनी बात करना शुरू कर दिया। रितेश, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ रितेश कि अगर तुमने मुझे अपने दिल की बात पहले कॉलेज के दिनों में ही कह दी होती तो हो सकता है कि आज तुम और मैं साथ होते। आखिर एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए कि कोई लड़का उसे इतने पैशन से प्यार करे। तभी सुप्रिया को घर के पिछले दरवाजे से खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। सुप्रिया का दिल धड़क गया। ये कौन हो सकता है? आरव? लेकिन वो पिछले दरवाजे से क्यों आएगा? सुप्रिया किचन की तरफ बढ़ी जहां घर का पिछला दरवाजा था। आरव, इज इट यू? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। सुप्रिया ने धीरे से दरवाजा खोला। ओ माय गॉड, तुम! मैं जानती थी कि तुम ही हो सकते हो। कृतिका और आरव अब कृतिका के घर डिनर कर रहे थे। कृतिका ने डिनर में पिज्जा बनाया था। डिनर के साथ साथ उसने 2 ग्लास वाइन के भी टेबल पर रख दिए थे। आरव, आई थिंक डिनर करके तुम्हें एक बार सुप्रिया से मिलाना चाहिए। आई एम रियली स्ट्रेस्ड अबाउट हर। शी विल बी फाइन। वैसे भी उसने मुझे वहां आने से मना किया है। उसने कहा था कि वो हर रात 11 बजे दूर से ही वेव कर दिया करेगी टू लेट मी नो दैट शी इज ओके। और सच कहूं तो मेरा मन यहां तुम्हारे साथ रहने का है। कृतिका एकटक आरव को देख रही थी। फिर वो एकदम से हंस पड़ी। आरव, आर यू फ्लर्टिंग विद मी? अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। लुक, तुम्हारी वाइफ ने तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें यहाँ मेरे साथ अकेले रहने दिया है। सुप्रिया की बातें छोड़ो, ये बताओ कि हम आज रात सो कहाँ रहे? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? ये क्या पूछ रहे हो आरव? इतना हैरान क्यों हो रही हो? आई थॉट हम दोनों के बीच। हम दोनों के बीच क्या आरव? कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि मेक श्योर तुम्हारा और मेरा कमरा आसपास हो, ताकि अगर तुम्हें रात में कोई अजीब एक्सपीरियंस हो तो आई कैन हेल्प यू। थैंक्स, बट इतना ख्याल तुम्हें अपनी बीवी का रखना चाहिए। एनीवे, तुम किचन के पास वाले गेस्ट बेडरूम में सो जाना और अब मैं मेरे बेडरूम में जा रही हूँ। गुड नाइट। कृतिका को अपने कमरे में जाते देख आरव हंसने लगा। तुम जब स्विमिंग करोगे तब मैं तुम्हारे एब्स देख लूंगी। वो सब क्या था कृतिका? गॉड, औरतों को कोई नहीं समझ सकता। कृतिका ने अपने कपड़े चेंज किए और बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसके बाद उसने ड्रॉर में से एक टैबलेट निकाली और उसे खाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अगले 10 मिनटों में उसकी आंखें नींद से भारी हो चुकी थीं। उसे नींद की झपकी लगी ही थी कि अचानक कोई आवाज आने की वजह से उसकी आंखें खुल गई। कृतिका ने देखा कि उसके कमरे में कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। इससे पहले कि कृतिका शोर मचाती, वो आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ गया। रिलैक्स कृतिका, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। प्लीज ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन तुम हो कौन और अंदर कैसे आए? कृतिका ने देखा कि उस आदमी की उम्र लगभग 35 के आसपास की थी। उसने सफेद रंग का बेदाग पैजामा कुर्ता पहना था। मैं यहां तुम्हें से सच बताने आया हूं। कृतिका, यहां से चली जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। यहां जो कुछ तुमने देखा और महसूस किया है वो तुम्हारे मन का वहम नहीं है।
वो सब सच है। क्या मतलब? लेकिन ऐसी क्या बात है इस जगह में? यह जगह अनोखी है कृतिका। यहाँ पर ब्रह्मांड के बहुत सारे डायमेंशंस एक साथ एक जगह आकर मिल जाते हैं और इसलिए यहाँ पर आपकी दुनिया के फिजिक्स के नियम काम नहीं करते हैं। उस आदमी की प्यार भरी मुस्कुराहट देखकर कृतिका का डर जैसे गायब हो गया था। दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ मुझे क्यों होते हैं? मेरे अलावा कोई और इन एक्सपीरियंसेस को क्यों नहीं देख सकता? वाइब्रेशंस कृतिका, वाइब्रेशंस। तुम्हारे एनर्जी के वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई है और तुम्हारे वाइब्रेशंस इस जगह से मैच करते हैं। जो आदमी मुझे दिखाई देता है, क्या वो रितेश है? हाँ भी और नहीं भी। इस डायमेंशन में बहुत सारी अच्छी और बुरी एनर्जीज आती जाती रहती हैं और तुम उनमें से कई अच्छी और कई बुरी एनर्जी से मिल चुकी हो। और आप कौन हो? अच्छी एनर्जी या फिर? मैं कौन हूं यह जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम ये जान लो कि अगर तुम इस जगह को छोड़कर नहीं गई तो वो एनर्जीज तुम्हें अपने पास बुला लेंगी। What do you mean? आसान भाषा में कहूं तो अगर तुम यहां से नहीं गई तो अगले 3 दिनों में तुम्हारी जान चली जाएगी। आरव ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। कृतिका, क्या हुआ? आरव, आई वॉज राइट, ऑलवेज राइट। अभी अभी मेरे कमरे में ना एक आदमी आया था, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। आदमी? कौन आदमी? तभी कृतिका के घर के गेट पर बेल बजी। कृतिका ने चल रही सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखा। That's सुप्रिया। आरव ने मोबाइल में टाइम देखा। ओह शिट, 11 बज गए। मुझे बाहर जाकर उसे वेव करना था। अब मुझे डांट पड़ेगी। कृतिका और आरव दोनों दौड़ते हुए घर के गेट के पास पहुंचे। कृतिका ने जल्दी से गेट खोला। सुप्रिया, आर यू ओके? सुप्रिया देखने में काफी घबराई हुई लग रही थी। अरे वो रितेश का घर, वो आया था। कौन आया था सुप्रिया? रितेश आया था। What? Oh my God! आरव, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मेरा दिमाग खराब है? तीनों अब कृतिका के घर के हॉल में बैठे थे। सुप्रिया ने एक ग्लास में से पानी पिया। रितेश ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। उसने मुझे बताया कि वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं था। एक्चुअली कॉलेज के दिनों में जब वो यहाँ भिवरी में आया था तभी उसका इंटरेक्शन दूसरी डायमेंशन की रियलिटी से हुआ था और उस दूसरे डायमेंशन में मैंने उसके प्यार को अपनाया था। वो यहाँ जिस सुप्रिया के साथ रह रहा था वो दूसरी रियलिटी से आई थी। रितेश पागल नहीं था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम दोनों आखिर बोल क्या रहे हो। अभी कृतिका कह रही थी कि उसकी बात किसी आदमी से हुई थी और अब तुम बोल रही हो कि तुम रितेश से मिली थी। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे प्रैंक कर रहे हो? लेकिन कृतिका तो किसी गहरी सोच में दिखाई दे रही थी। एक मिनट, अगर ये जगह ऐसी है जहां पर यूनिवर्स के कई डायमेंशंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली रितेश मेंटली अनस्टेबल नहीं था। इसका मतलब है कि एक तरह से मैंने ही उसे मारा है। अरे ये गिल्ट ट्रिप पे तुम बाद में चली जाना यार। नाउ टेल मी व्हाट शुड वी डू? आगे करना क्या है? मुझे उस आदमी ने कहा था कि अगर मैं ये गांव छोड़कर नहीं गई तो आई विल डेफिनेटली बी किल्ड। आई थिंक वी शुड लीव दिस प्लेस इमीडिएटली, नहीं तो तुम दोनों के साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। कृतिका गुस्से से आरव के पास आई और उसने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया।
अपनी ईगो से बाहर आओ आरफ। यहाँ दो एजुकेटेड और इंटेलिजेंट औरतें तुमसे कह रही हैं कि उन्हें सच में ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और तुम हर बार सब पे पागल होने का लेबल लगा देते हो। कृतिका इज राइट आरफ, यू आर डिस्गस्टिंग। तुम एक सेल्फिश और कम दिमाग वाले इंसान हो, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ, और इसीलिए तुमने अफेयर कर लिया था। क्या तुम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो? सुप्रिया ने आरव को कॉलर से पकड़ लिया। पहले अफेयर तुमने किया था। आरव ने सुप्रिया को धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। ये देख कृतिका के सर एकदम से खून सवार हो गया और उसने अपनी पिस्टल आरव पर तान दी। यू बास्टर्ड, औरत पे हाथ उठाता है। नो नो कृतिका, कृतिका ये तुम क्या कर रही हो? नो नो कृतिका, डोंट शूट। लेकिन कृतिका पिस्टल से गोली चला चुकी थी। आरव जमीन पर गिर गया था। बुलेट आरव के ठीक पास से निकल गई थी। कृतिका ने फिर से आरव पर निशाना ताना। साले हरामी, आज मुझ पर भी लाइन मार रहा था ना तू? सुप्रिया, he doesn't deserve you। आरव सोफे के पीछे जाकर छिप गया। सुप्रिया ने कृतिका के हाथ से उसकी पिस्टल छीन ली। कृतिका तुम पागल हो गई हो क्या? फकिंग साइको, उसे मार दोगी क्या? I'm sorry कृतिका, मैं अपना बिहेवियर ठीक कर दूंगा। I promise। कृतिका एकटक सुप्रिया को देख रही थी और फिर एकदम से रोने लग गई। I'm sorry सुप्रिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I just didn't feel like myself। कृतिका दौड़कर आरव के नजदीक आई। आरव, I'm sorry, so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। कृतिका ने आरव को हाथ से पकड़कर उठाया। आरव अब भी कृतिका से कुछ दूर खड़ा था। It's okay। आई एम टेलिंग यू, यहाँ और रहना ठीक नहीं है। वी हैव टू लीव, वी हैव टू लीव राइट नाउ। कृतिका, सुप्रिया और आरव के साथ उनकी कार में बैठी थी। रात के 1 बज चुके थे। कृतिका ने बस अपनी इमीडिएट जरूरत की चीजें साथ में ली थी। आरव ने कार स्टार्ट की और उसे गियर में डाल दिया। What's the plan? हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ से दूर किसी होटल में जाएंगे। हमें आज की रात किसी होटल में ही गुजारनी होगी, और फिर कल हमें किसी तरह तुम्हारा सामान यहाँ से निकलवाना होगा। सामान यहाँ से निकलवाना होगा मतलब? यहाँ से सामान निकलवा कर हम सामान को रखेंगे कहाँ? और कोई जगह नहीं है मेरे पास। एक्चुअली शी इज राइट आरव, सामान रहने दो। कृतिका, जब तक इन सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, तुम हमारे साथ हमारे घर में रह लो। लेकिन इन बातों का सल्यूशन आखिर हो क्या सकता है भला? मेरा घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ यूनिवर्स की कई डायमेंशंस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ तो रहेगी। मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगी? तभी कृतिका की नजर सड़क पर चलते एक आदमी पर गई। गौर से देखने पर कृतिका उसे पहचान गई। आरव, स्टॉप द कार नाउ। कृतिका उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव कृतिका के पास आ गया। कौन है ये? मिस्टर दिनेश शर्मा। तलका सिटी में इनकी एक गिफ्ट शॉप है जहाँ से मैंने ये पिस्टल खरीदी थी। दिनेश, इस टाइम यहाँ, प्लीज एक्सप्लेन। कृतिका जी, थैंक गॉड आप मिल गई। एक्चुअली मैं आप ही को ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैं पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअली मैं आज शाम को मुंबई जाने के लिए घर से निकला था। जब मैं हाईवे पर भीवरी गांव से गुजर ही रहा था तो एक आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी। किसने? मैं उसका नाम पूछना भूल गया। मैंने उसे लिफ्ट दे दी और हम 10-15 मिनटों तक यहाँ वहाँ की बातें भी करते रहे। लेकिन फिर उसने मुझसे एक अजीब सी बात कही। वो बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। दिनेश, अच्छा होगा कि हम गाड़ी के अंदर बैठ के बात करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि कृतिका से कह दो कि वो भीवरी गांव में सेफ नहीं है। उसने जो गन तुमसे ली है वो भी उसके कुछ काम की नहीं है। ये सब सुन के मैं हैरान रह गया। जब मैंने उससे पूछा कि आपको ये सब कैसे पता, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने उसके तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद
दिनेश की आवाज अब कांपने लग गई थी। उसने रुमाल से अपना माथा पोंछा। उसके बाद मैं इतना घबरा गया कि मेरे से कार का कंट्रोल खो गया और कार एक झाड़ी में जाकर टकरा गई। मुझे पता था कि मैं भीवरी गांव के साथ वाले हाईवे पर ही था। मैंने सोचा सीधे भीवरी गांव में कृतिका मैडम को ढूंढता हूं और उनको यह बात बताकर उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में यहां से निकल जाऊंगा। कृतिका ने आरव की तरफ देखा। आरव, अब 2 नहीं 3 लोग सेम बात बोल रहे हैं। होपफुली अब तुम्हारे मन में कोई शक नहीं होगा। कृतिका प्लीज, मैंने कहा ना कि अब मेरे मन में कोई शक नहीं है। आरव मेरी बात सुनो, ये होटल वोटल छोड़ो, हम सीधा मुंबई चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आसपास के किसी शहर के होटल में भी हम लोग सेफ नहीं होंगे। इस इलाके में कुछ भी हो सकता है। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जब मैं हाईवे से चलकर गांव की तरफ आ रहा था तब रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे देखते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे जमकर पीटा उसने और मुझे कोई वजह तक नहीं बताई। मैं जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर भागा और फिर आप लोग मिल गए। इतने में आरव की कार के पिछले कांच पर एक पत्थर जोर से लगा। सब नीचे झुक गए। हो ना हो ये वही आदमी है। आरव कार से बाहर आया। ए हरामी, साले मेरी कार पे पत्थर मारता है। कहां है तू? सामने आ। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कौन है? कोई है भी? तभी अचानक सड़क की एक तरफ से आरव पर किसी ने छलांग मारी और उसे नीचे गिरा दिया। कौन है? कृतिका कार से बाहर निकली। ए, छोड़ दे उसको। ए, सुप्रिया ने दिनेश की तरफ देखा। आरव को बचाओ प्लीज। वो है ना कृतिका मैडम, वो बचा लेंगी। उनके पास तो गन भी है। मेरी ऑलरेडी एक बार पिटाई हो चुकी है, फिर से नहीं सह पाऊंगा। अब तक उस आदमी ने आरव पर घूंसों की बरसात कर दी थी। अब तो जोरदार बारिश भी आने लग गई थी। हेल्प मी, समवन हेल्प मी, ये मुझे मार देगा। Does no one love me? उस आदमी ने पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों में लिया और आरव के सर पर मारने के लिए अपने सर के ऊपर उठा लिया। तभी कृतिका ने अपनी पिस्टल उस आदमी की तरफ पॉइंट कर दी। ए, पत्थर फेंक दे, उसे जाने दे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। इतने में गांव के 15-20 लोग उनकी तरफ आने लग गए। वो किसी दगड़ू को आवाज लगा रहे थे। उस आदमी ने एक जोरदार चीख मारी। तुझे मार डालेगा मैं। इससे पहले कि वो आदमी वो पत्थर आरव के सर पर मारकर उसका सर कुचल देता, कृतिका ने उस पर गोली चला दी। गोली की गूंज उस खुले इलाके में दूर दूर तक फैल गई। दूर से आते हुए गांव के लोगों में गोली की गूंज सुनकर एक खलबली सी मच गई। दगड़ू दगड़ू की आवाजें अब और जोर से आने लगी। ही बैठ गया। चलो तालका पुलिस स्टेशन चलो। गांव वाले अब कार को मुक्के मारने लग गए थे। आरव ने गाड़ी को पहले गियर में डाला और गाड़ी हवा को चीरती हुई वहां से निकल गई।
अगले 1 घंटे में वो सब लोग तलका पुलिस स्टेशन के बाहर थे। रात के 1:30 बजने को थे। कृतिका कार में बैठी जोर जोर से रो रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अचानक इतना गुस्सा हो जाता है, ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई है। इट्स ओके कृतिका, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने जो किया आरव की जान बचाने के लिए किया। प्लीज गिल्टी फील करना बंद कर दो। हवलदार जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितना मांगेगा उतना मिलेगा, मगर अंदर पुलिस स्टेशन में उस गांव वाले के मर्डर की कोई बात नहीं करना, वरना कृतिका लंबा फंस जाएगी। आरव जी, अगर ऐसी बात है तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाना ही क्यों है? हम सब सीधा मुंबई निकल जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हवलदार ने एक पल के लिए कुछ सोचा। ठीक है, एक काम करो, मुझे इधर उतार दो और आप लोग मुंबई चले जाओ। मेरा हिस्सा मेरे को ऑनलाइन भेज देना। इतने में एक हवलदार उनकी कार के पास आया। खूनी को लेकर आ गए? क्या बात है? गोखले, ये मैडम को बाहर तो निकालो। खूनी? हमने अभी डिसाइड किया ना कि यहाँ कोई खूनी नहीं है। अरे वो भीवरी गांव वालों का फोन आया था, कोई दगड़ू को मार डाला ना मैडम ने। इधर से पुलिस की गाड़ी बॉडी लेने गई है। आरव ने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। सारे अब पुलिस चौकी में मौजूद थे। इंस्पेक्टर मोरे ने हवलदार गोखले की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या रे गोखले, तेरे को तो सब लोग दिमाग से पैदल बुलाते हैं, लेकिन आज तो एक खोटा सिक्का काम आ गया। चल बता, ये मैडम ने मर्डर कैसे और क्यों किया? लेकिन जवाब आरव ने दिया। सर देखिए, बात को समझिए, यहां कोई मर्डर नहीं हुआ है, ओके? और ये गोली ये सेल्फ डिफेंस में चली थी। यस सर, अगर कृतिका गोली नहीं चलाती तो वो पागल आदमी मेरे हस्बैंड को पत्थर से मार डालता। इंस्पेक्टर मोरे ने गुस्से से हवलदार गोखले की तरफ देखा। गोखले, जवाब तेरे को देना है ना, तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? गोखले ने अपने माथे से पसीना पोंछा। सर, एक साथ इतने सारे लोग देख के मैं थोड़ा घबरा गया सर। कितने महीनों से कभी एक टाइम पे इतना ज़्यादा इंसान एक जगह पे नहीं देखा ना सर। और आज सीधा इतने सारे लोगों के बीच में, वो भी मर्डर का केस, तो डर से सर गला सूख गया है। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? और हाँ, पानी ना थोड़ा गंदा होने का, वो क्या है ना, साफ पानी पी के ना मेरा पेट खराब हो जाता है। इंस्पेक्टर मोरे एकटक गोखले को देख रहा था। उसने एक हवलदार को गोखले के लिए पानी लाने का इशारा किया। फिर उसने कृतिका की तरफ देखा। इससे पहले कोई पुलिस केस या क्रिमिनल केस हुआ है आप पे? आरव ने इशारे से कृतिका को मना करने को कहा। यस सर, मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया था। उनकी फैमिली ने मेरे खिलाफ ये केस फाइल किया था कि मैं अपने हस्बैंड की कलाई काट कर उसका मर्डर किया था। केस साल भर चला था, लेकिन वो केस मैं जीत गई थी। कृतिका मैडम, अभी के लिए आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई अच्छा सा लॉयर कर लो। अगर आपका केस सेल्फ डिफेंस का है और इतने सारे विटनेस हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आपके पिस्तौल के साथ साथ उसका लाइसेंस भी जमा करा दो। कृतिका ने सीधा दिनेश की तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। बिना लाइसेंस के पिस्तौल से आपने एक आदिवासी का मर्डर किया है, केस में प्रॉब्लम आएगा मैडम। हो इंस्पेक्टर, क्या प्रॉब्लम आएगा? तुमको सब बोल रहे हैं ना कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। वो आदमी आरव को मार देता तो उसको मरने देती मैं, हाँ? मैडम चिल्लाओ मत। क्यों नहीं चिल्लाऊं? क्या कर लेगा बे तू? बोल साले, तेरी ऐसी की तैसी। इतना कहकर कृतिका ने इंस्पेक्टर मोरे को कॉलर से पकड़ लिया। सुप्रिया, आरव और एक हवलदार ने मिलकर मोरे को छुड़वाया। इंस्पेक्टर साहब, ये मैडम ना बहुत शक्तिशाली है ना। उस दिन क्या चप्पू चलाया मैडम ने।
और शट अप गोखले। अभी मेरे को पूरा बात समझ आ गया। ये मैडम के दिमाग में केमिकल लोचा है। कृतिका अब रोने लग गई थी। I'm sorry, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो जाता है। इंस्पेक्टर मोरे ने एक हवलदार को कहकर कृतिका को लॉकअप में डलवा दिया। लॉकअप में कृतिका का पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। वो दिन रात वहां बैठकर सिर्फ मेडिटेशन करती रहती। शाम के 8 बजे इंस्पेक्टर मोरे एक लेडी कांस्टेबल के साथ लॉकअप में आया। कृतिका मैडम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। आपका केस ट्रायल में जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी सास ने आपके अगेंस्ट गवाही दे दी है। उसने कहा है कि आप एक साइकोटिक केस हैं। आपको जब गुस्सा आ जाता है तो आप सब कुछ भूल जाती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। I guess she's right. जो कुछ हुआ है मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। I don't trust myself anymore. तभी मोरे ने लेडी हवलदार को बाहर जाने का इशारा किया। आपके ब्लड रिपोर्ट में आया है कि आप हैवी मेडिसिन लेती हैं। No, सिर्फ नॉर्मल एंटी एंजाइटी की मेडिसिन लेती थी। कोई हैवी मेडिसिन कभी भी नहीं ली। मोरे सोच में पड़ गया। आपको इधर लॉकअप में 7 दिन हो गए। यहाँ पर कितनी बार वो दूसरी दुनिया के लोगों ने आपसे संपर्क किया? Not even once. लेकिन उसकी वजह पता है। क्या है कि वो एक्सपीरियंसेस मुझे सिर्फ भीवरी गांव में हो सकते हैं। आपको तो अब तक पता ही होगा कि भीवरी गांव ऐसा है जहां पर यूनिवर्स के कई डायमेंशंस कनेक्ट होते हैं। मोरे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक काम करते हैं, आज की रात आप मेरी निगरानी में भिवरी में अपने घर पे बिताओ। मुझे देखना है कि ऐसा क्या होता है वहां। लेकिन ध्यान रखना, ये अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात के 11 बजे मोरे कृतिका को पुलिस की जीप में बैठाकर उसे उसके बंगले में ले आया। कृतिका मैडम, आप पूरी रात अपने घर में वैसे ही रहो जैसे पहले रहती थी। मैं गेट के बाहर अपनी गाड़ी में ही रहूंगा। जैसे ही कोई ऐसा वैसा एक्सपीरियंस हो या कोई दिखाई दे तो मेरे को ये वॉकी टॉकी में फोन करने का, समझ गए? सर प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है। मैडम मेरी बात मानिए, मैं हूं ना बाहर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका ने इंस्पेक्टर मोरे पर भरोसा करने का फैसला किया। वो अपने बेडरूम में गई और अपना ब्लैंकेट लेकर लेट गई। घबराहट की वजह से वो पूरी रात जागती रही। सुबह 6 बजे वो बंगले के बाहर इंस्पेक्टर मोरे की जीप के पास आई। मोरे की आंख लग चुकी थी। इंस्पेक्टर मोरे, वेक अप, उठिए ना, उठिए। हाँ हाँ, सॉरी, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। और हैरानी की बात यह है कि कल रात मुझे एक भी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मोरे गाड़ी से बाहर आया। वो आसपास देख रहा था। I was right. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, इससे हम क्या प्रूव कर रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो कृतिका मैडम। मेरा अनुमान और एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है और आपको वही दिखाया जा रहा है जो वो इंसान आपको दिखाना चाहता है। What? लेकिन ये कौन हो सकता है? मोरे ने एक सिगरेट जलाई। मेरे शक के दायरे में बहुत लोग हैं,
आप भी। देखते हैं कि ये चालबाज इंसान आखिर कौन निकलता है।